नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में गहमा गहमी का माहौल है। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार दौरा कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसको लेकर के कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार बैठक कर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद खजुराहो पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसलों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने कहा था धारा 370 हम हटाकर रहेंगे। इस देश के अंदर 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान रह नहीं सकते। कुल मिलाकर की बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त खा चुकी कांग्रेस हताश कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में जुटी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का 400 पार का नारा महज एक लक्ष्य है या एक जादुई आंकड़ा है, या फिर इसके पीछे कोई सियासी गुणागणित है? ये सवाल जानने के लिए हमारे साथ में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। इंजीनियर साहिल राजपूत जी जुड़े हैं, युवा कांग्रेस नेता है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं सबसे पहले आपसे ही ये जानना चाहूंगा कि जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, ये एक लक्ष्य है या जादुई आंकड़ा है, या इसके पीछे कोई सियासी गुणागणित है? क्या कुछ है, बताइए। देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो हमारे पास एक सदृढ़ नेतृत्व है, दूसरा हमारे पास रणनीतिकार है और तीसरा एक कुशल संगठक है। आप देखिए, तीनों चीजों का जो मिला जुला प्रतिरूप है वो 400 पर पहुंचाने का कार्य करेगा। अगर नेतृत्वकर्ता की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी से बेहतर नेतृत्वकर्ता मुझे नहीं लगता कि अभी की स्थिति में कोई भी है। चाहे वो सदृढ़ विदेश नीति की बात हो, चाहे वो निर्माणों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गरीब कल्याण की बात हो, किसी भी तरह की योजना और उसका क्रियान्वयन, ये दोनों नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत में करके दिखाया। दूसरा, रणनीतिकार, जिस तरह से शाह जी ने पूर्व में रणनीति बनाई थी और उस रणनीति के तहत हमने कार्य करा था, और उस रणनीति का प्रतिसाद भी हमको वोट बैंक प्रतिशत जो हमारा बढ़ा था उसके रूप में हमको देखने को मिला था। और वो राजनीति के चाणक्य इसीलिए कहलाते। तीसरा, हमारे पास में एक कुशल संगठक है जेपी नड्डा जी के रूप में। तो जो हमारी ये जो त्रिमूर्ति है, इसी के बेसिस पे जो कार्य भारत की धरती पर किए जा रहे हैं, इससे हम आशान्वित है। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो ये तीनों चीजों का अभाव अभी कांग्रेस में देखने को मिलेगा। आप देखिए, अभी कांग्रेस की बैठकों का दौर भी प्रारंभ नहीं हुआ है, उसके पहले टूट फूट की राजनीति प्रारंभ हो गई। और उसके बाद में जिस तरह से आज अन्यत्र दल एक राष्ट्रीय दल पर प्रेशर बनाकर सीट्स की कम ज्यादा करने का कार्य कर रहे, और कांग्रेस उसमें समझौते की स्थिति में। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बातें हमको 400 पार जरूर पहुंचाने में कामयाबी दिलाएगी। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में साहिल राजपूत जी जुड़े हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। साहिल जी, जैसा कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने कहा कि हमारे पास में त्रिनेत्र है, त्रिमूर्ति है और हमारे पास में कुशल संगठक है। क्या कांग्रेस में भी क्या संगठन मजबूत है? क्या कांग्रेस में भी कुशल नेतृत्व करता है? और क्या इस तरीके की जो रणनीति कांग्रेस बीजेपी में बनाई जा रही है, उस रणनीति के तहत कांग्रेस कार्य कर रही है? क्योंकि 2 मार्च को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। इसको लेकर कि आज कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक की, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस यात्रा को सफल बनाने का सभी से आह्वान किया है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस में भी कुशल संगठक अब है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी, नहीं, जैसा कि डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने आरोप लगाया है, मैं उसी का जवाब आपसे चाहूंगा। जी बिल्कुल, मैं उसका जवाब आपको देता हूं। देखिए, जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से पूरे देश में दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और जो मूल मुद्दे हैं उनकी बात कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हमेशा मूल मुद्दे की बात करती थी, गरीब कल्याण की बात करती थी, महिला कल्याण की बात करती थी, महंगाई की बात करती थी, भ्रष्टाचार की बात करती थी, जन लोकपाल की बात करती थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी न महंगाई का मां बोलती है, न गरीबों की बात करती है। आज जिस तरह से नौजवान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में घोटालों की लंबी लाइन लगी हुई है, उन घोटालों पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का भानी बोलती है, भ्रष्टाचार की जांच नहीं होती है। महाकाल लोक घोटाले से लेके भी अपना पटवारी
घोटाले से लेकर तमाम घोटाले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन पर बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गुमराह करने की रणनीति बनाती है। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, हमारे पास रणनीतिकार हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को गुमराह करने की रणनीति बनाने वाले रणनीतिकार हैं, जो मध्य प्रदेश की और भारत देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रही बात टूट फूट की, तो हमें लगता है कि हमारी जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी है, हमारे तमाम जो सम्मानीय हमारे नेता हैं, उनकी सिर्फ छवि धूमिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सोशल मीडिया और वगैरह जो उनके प्लेटफॉर्म है उस पर उपयोग करके हमारे नेताओं की छवि खराब करने का कोई टूट फूट नहीं है। हमारे नेता सक्रियता के साथ लगे हुए हैं और 2 तारीख को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आज आपको ये चीज घोषणा करके बोल सकता हूँ, आप वो हुजूम देखिएगा 2 तारीख का, जब मध्य प्रदेश के रहने वाले प्रदेशवासी अपने पीएम राहुल गांधी के स्वागत में हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित हों। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हजारों और लाखों का हुजूम उमड़ेगा यात्रा में। बिल्कुल, पिछली बार भी हमने देखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी। विधानसभा चुनाव से पहले हुजूम उमड़ा, लाखों लोग उनकी यात्रा से जुड़े, लेकिन परिणाम हम सब ने देखा है कि विधानसभा चुनाव में उसको खास कोई वो नहीं मिल पाया है। चूंकि हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के यहाँ पर 108 विधायक थे, अब सिमटकर 63-65 पे पहुंच गए हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी जी की यात्रा आ रही है, और ये कोई वो नहीं है कि इसमें कि उनमें लाखों लोग नहीं जुड़ेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे, जनता भी जुड़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जो लाखों का हुजूम जुड़ेगा वो वोट में तब्दील होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कोई खास उसको वो नहीं मिल पाया। उसका एक रीजन है जी, जैसे कि पिछली बार आपने देखा जी, चुनाव के कुछ समय पहले ही जैसे हमारी नारी सम्मान योजना हम लाएंगे, शिवराज सिंह चौहान जी ने तत्काल एक योजना ला दी, लाडली बहना योजना, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 3000 रुपए तक तो वादा किया। उसके कारण हम मानते हैं, जैसा कि हमने ये चीज समझी, हमारी बैठकों में जिक्र हुआ कि उन्होंने महिलाओं के वोट को करके 3000 का लालच देकर वोट को खरीदने का काम किया। देखिए, जो चीज देखी आपने भी समझा होगा, तमाम भी और ये पैसे का जो लालच, इन दोनों चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बहुमत हासिल किया। आज तक नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पास अटल बिहारी जी जैसे नेता थे, जिनका कांग्रेस पार्टी दिल से सम्मान करती है, मैं स्वयं सम्मान करता हूँ, अभी उनके नेतृत्व में भी इतना बहुमत जनता पार्टी को न देश में मिलता था न प्रदेश। आज ये ऐसा हो रहा है। आज की तारीख में देश में शाह और तानाशाह का। जी ठीक है, डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि साहिल जी ने बताया कि वोट की राजनीति करती है, वोट की राजनीति करने के लिए बीजेपी पैसे देती है और गुमराह करती है जनता को, ये तमाम आरोप साहिल जी ने लगाए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं जवाब दे देता हूँ पूर्ण रूप से। जैसे पहले रायबरेली होते हुए जब राहुल गांधी जी अमेठी जा रहे थे, तो रायबरेली से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और एक पूर्व नगर अध्यक्ष, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। उसके बाद में अभी तो मध्य प्रदेश में आए नहीं है। छिंदवाड़ा में अभी जब डॉक्टर मोहन जी जब पहुंचे, मोहन यादव जी, तब लगभग 2400 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया अभी यात्रा शुरू होने के पूर्व में। और पिछली बार की अगर बात ये करेंगे तो लगभग 21 विधानसभाओं से राहुल गांधी जी निकले थे और उसमें से लगभग 17 विधानसभाएं कांग्रेस हार गई। तो इतना चमत्कृत नेतृत्व राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि वे जहां जाते हैं वह बंटा ढार हो जाता है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि ये महिलाओं को दे रहे हैं या किसी को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने जो जनहितैषी योजनाएं चलाई थी उससे भारत से लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए और मध्य प्रदेश उसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। हमने महिला सशक्तिकरण की तरफ जो कदम उठाए थे, ये सिर्फ एक यही योजना ही नहीं, हमने 60 करोड़ मुद्रा लोन दिए जिसमें लगभग 65% महिलाएं ने लिए हैं। तो निश्चित रूप से हमने जो विकास कार्य करे हैं, जिस तरह से धरातल पर आकर आम जनहितैषी योजनाएं चलाई है, और अगर अपराध की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। 2018 में ही हम एक अधिनियम लेके आए थे और उसके तहत भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। अभी देखिए कि लगभग 54 से 55 केस ऐसे थे जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस चलाकर उसमें सजा तय की गई है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस का पुनः मैं दोहराना चाहूंगा, आप बताइए, ना नेता है, ना नीति है, ना निर्णय है, तीनों चीजें नहीं है। जैसे ही
सोनिया गांधी जी राजस्थान पहुंची तो वहां के महेंद्रजीत सिंह जो करीब करीब 4 बार के कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। और उसके पूर्व की यात्राओं का भी उल्लेख है। राष्ट्रीय प्रवक्ता थे जयवीर शेरगिल जी, उन्होंने साथ छोड़ दिया। कपिल सिब्बल चुनाव लड़ लिए। पंजाब कांग्रेस से सुनील जाखड़ जी अलग हो गए, हार्दिक पटेल अलग हो गए थे। अश्विन कुमार जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, 40 साल तक कांग्रेस की सेवा करने के पश्चात अलग हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हो गए, जतीन प्रसाद जी अलग हो गए। तो निश्चित रूप से जो लंबी फेहरिस्त थी टूट की, और यहाँ जो लंबी फेहरिस्त थी वो जोड़ की है। अब भारत में जो नेतृत्व है उसके प्रति विश्वास प्रदर्शित किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक अभ्युदय भारत का हो रहा है उसके प्रति विश्वास प्रदर्शित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमने जो कहा है हम उसको नीचे धरातल पर लाने का कार्य करेंगे। हम वोट, जिस तरह से हमने वोट शेयर प्रतिशत बढ़ाया और गांव चलो अभियान अभी चालू करा है, उसके तहत जो विकास में भी अछूते थे उन जगह पर भी हम पहुंचे, जहां पर वोट हमारे कम थे उसको भी हमने बढ़ाने का कार्य करा है। तो हम एक सदृढ़ नेतृत्व क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ठीक है साहिल जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और यहाँ पर अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना निर्णय है कांग्रेस के पास में। इसका जवाब तो आप दीजिए, लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के जो मुखिया रहे हैं कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी के तो मुखिया ही रहे हैं, वो जब से ये अटकलें चली कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने मीडिया के सामने अपने बयान नहीं दिया है और इस बात को नकारा भी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है और इसके पीछे की बात क्या थी। वो जिस प्रकार से ऑनलाइन माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, सामने आके क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कमलनाथ जी पीसीसी कार्यालय में आकर भी बैठक कर सकते थे? निश्चित तौर पर माननीय जी करेंगे, वो अभी अपने किसी कारणों से जुड़ रहे हैं और डिजिटल नहीं, उन्होंने खंडन नहीं किया है। इस बात पर मेरा सवाल है सर, उन्होंने आकर खंडन नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर डाला हुआ है, उन्होंने 2 तारीख को कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया है। तो इससे स्पष्ट होता है की जो भावना है वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और पार्टी के साबान नेता है, हमारे सबके आदर्श। तो ये सब फालतू की जो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से षड्यंत्र सभी खराब करने का काम करती है। ठीक है डॉक्टर साहब की बात का जवाब भी दे दीजिए, नेतृत्व, नीति और निर्णय की बात भी जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता गांधी जी तो लोग रायबरेलिया तो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे थे बताया। मैं बोलना चाहता हूँ आपको और आपके देश चाहता हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत की भारतीय जनता पार्टी आज युक्त भारतीय जनता पार्टी बन गई है। जो नेता हमारी पार्टी में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन आरोप लगाते हैं तमाम घोटाले भ्रष्टाचार के, और जब भारतीय जनता पार्टी में चला जाते हैं तो घोटाले हो जाते हैं और एक 4-5 नेता बन जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तरीके का ये चरित्र दुनिया के सामने पेश कर रही है, वो तो अलग विषय है, नहीं जाना चाहिए क्या हो रहा है। मैं जो मुद्दे हैं मूल मुद्दों से जनता पार्टी को भटक गई है, हम ये पूछना चाहते हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आप 2014 के पहले बात करते थे हालात, भैया क्यों नहीं आए हमें आप ये बता। आप बात करते थे महंगाई कम होगी, भैया क्यों नहीं हुई हमें ये बता दो। गैस सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था हमारी सरकार में, क्यों महंगा हो गया हमें ये बता दो। महंगाई एक आसमान चाहिए भैया हमें ये बता दो। को पार्टी बदलने से यहाँ जाने वहाँ जाने से कुछ बात मतलब नहीं होता है, गरीब को भ्रष्टाचार ना होने से। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब बता दें कि काला धन क्यों नहीं आया, 15 लाख क्यों नहीं आए, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे। चलिए ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा साहिल जी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की बीजेपी दावा कर रही है कि 29 की 29 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीतेगी, उन्होंने ये भी दावा किया है कि जो एक सीट कांग्रेस के खाते में है वो भी बीजेपी के खाते में आ जाएगी। आप क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं? और जिस प्रकार से बीजेपी की रणनीति है, तो आपकी रणनीति क्या है? क्या आप ये दावा कर रहे हैं कि 29 में से 29 सीटें आपके खाते में जाएगी? कितनी सीटें जा सकती है, कितनी की उम्मीद है आपको?
बीजेपी ने तो 29 की 29 सीटों पर दावा ठोक दिया अगर है। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि उनकी 29 में से 29 क्या है, तो ये सपने देख रहे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देने। इस बार युवाओं के नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी तय हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बार मध्य में कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में लाएगी। जो जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप जिस प्रकार से साहिल जी आरोप लगा रहे हैं कि जो वादे आपने किए थे चुनाव के दरमियान में, पिछला मैनिफेस्टो में जो आपने घोषणा की थी वो पूरे नहीं हो पाए हैं, डॉक्टर साहब। देखिए, मैं दोनों तीनों चीजों का जवाब देता था। इन्होंने कहा महंगाई, मैं दावे से कहता हूं कि मनमोहन सिंह साहब का जो कार्यकाल था 10 साल का, उसमें महंगाई थी 8.2%, कोई भी चेक कर सकता है। और अभी 10 साल में जो नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है उसमें महंगाई की दर है 5.1%। ये IMF का डाटा है, आप कोई भी जाके चेक कर ले कि महंगाई दर उन 10 सालों में क्या था, जबकि उन 10 सालों में सब कुछ ठीक था, किसी तरह का कोरोना काल मैं नहीं था, आपसे कोई क्रॉस conflict क्वेश्चन नहीं करूंगा था। डॉक्टर साहब, इस मुद्दे पर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा तो फिर ठीक है। अगर उनसे कम दर है आपके शासनकाल में, तो जो खाद्य सामग्री है उसमें बढ़ोतरी क्यों हो रही है? डीजल पेट्रोल के दामों में एकदम से बढ़ोतरी हुई है, उसमें क्यों हुई है? और तमाम प्रकार की जो दाल है, चाहे आटा हो, तेल हो, इनमें भी बहुत बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। तो इसका मतलब यह है कि अगर महंगाई दर अगर आपके शासनकाल में कम है तो इनके दाम तो नहीं बढ़ने चाहिए थे, कम से कम खाद्य सामग्री के तो नहीं। ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे तो 1,78,000 रुपए इनकम तो बढ़ी नहीं सर किसी की। दूसरा जी, EPFO का जो डाटा है 2022 तक किसानों की आय का मुद्दा भी था, वो भी नहीं हो पाया है। ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा सर, किसानों का मुद्दा भी उठाना चाहूंगा। किसान आंदोलन चल रहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का भी एक उसमें वादा था, वो भी नहीं हो पाया है। अब बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, किसान बजट को अगर किसी सरकार ने 4 गुना तक ले जाने का कार्य करा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करा। मैं आपको दावे से कहता हूं कि 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हुआ करता था, जिसको 18,39,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। ऑलरेडी 4 से 5 ऐसी फसलें थी जिसमें हमने MSP तय करी, उनके दर बढ़ाए हैं और निश्चित रूप से उसके बाद FTO APO का निर्माण भी किया गया। और स्वामीनाथन जी ने जितनी चीजें कही थी उनमें से अधिकतर चीजों को पिछले 10 सालों के कार्यकाल में धरातल पर लाने का कार्य किया है। कोई भी मेरे कहे हुए फैक्ट्स को चेक कर सकता है। दूसरी चीज है नौकरी की बात, तो मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि जो फैक्ट डाटा होता है EPFO का, जब EPFO में आदमी पैसे भरता है इसका मतलब वो पैसा कमा रहा है। 11 करोड़ हुआ करते थे, अभी 27 करोड़ लोग EPFO भर रहे हैं, मतलब 10 साल में लगभग 16 करोड़ लोग EPFO से जुड़े हैं। तो जब उनको नौकरी मिली होगी, जब वो अपना पैसा सुरक्षा निधि में कटा रहे होंगे, तब तो वो EPFO से जुड़ा है। मतलब लगभग 16 करोड़ रोजगारों का सृजन हुआ। दूसरा, 1 लाख स्टार्टअप्स हमने चालू करे। 1 लाख स्टार्टअप्स में CDDMSA स्कीम के तहत लगभग 1 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया है। और उसमें भी स्टार्टअप्स नीति के अंतर्गत जिन लोगों ने फैक्ट्रीज खोली थी उसमें सिंगल विंडो का कार्य किया है, उसमें अनुमोदन से छूट दी गई है। ऐसे कई सारे जनहितैषी योजनाएं लेके आए, तब इस स्थिति में सदस्यता के साथ में पहुंचे। दूसरा, भारत की पहले क्या पूर्व स्थिति थी, 12वीं से 10वीं पोजीशन में आए थे, आज हम 10वीं से 5वीं पोजीशन पे आए। आज मध्य प्रदेश की स्थिति देखेंगे तो 16% के साथ में GDP हम रेस कर रहे हैं। आज हम अगर भारत की बात करेंगे तो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच चुके हैं। परचेसिंग पावर पैराडाइज हो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या स्टॉक एक्सचेंज की बात हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत प्रथम पोजीशन पे। ऐसे ही कई सारी योजनाएं जिसको मैं अगर डाटा के साथ गिनाना चाहूंगा तो निश्चित रूप से समय कम पड़ जाएगा। दूसरा, जो मैंने बताया कि इन सबका प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है कि आम जन विकास के लिए आप आगे बढ़े। आप अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो हमने कृषि रकबे को बढ़ाने का कार्य करा है। 42-43% के साथ में आज गेहूं और तिलहन मध्य प्रदेश निर्यात कर रहा है। जहां पर पहले 10-10 घंटे बिजली जाती थी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में 10-10 घंटे बिजली मिलने का काम हो रहा है। दूसरा, जो मुद्दे हैं निश्चित रूप से उसमें जितने मुद्दे जो समसामयिक विषयों के रूप में उभर कर आएंगे उस पर भी निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन पूर्व में जो हमने किए गए कार्य है उनको अगर आप देखेंगे तो सभी चीजों का समावेश आपको हमारी योजनाओं में मिलेगा। ठीक है, साहिल साहब से मैं टिप्पणी ले लेता हूँ। साहिल साहब, जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने दावा किया कि हमारी जो शासनकाल है उसमें बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है 5.3, यही बताया ना डॉक्टर साहब ने,
और मनमोहन 5.2 हाँ। जी हाँ, मनमोहन सरकार में ये 8 दशमलव कुछ और थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लोगों का भला हुआ है, रोजगार मिले हैं। क्या कुछ टिप्पणी है आपकी और क्या कुछ कहना है आपका, साहिल जी? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, हम डॉक्टर साहब अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे, दर बता रहे थे, विषय पर चल रहे। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मैंने सिर्फ 2-3 चीजें जवाब आप हमें दे दीजिए। मुझे लगता है मेरे 3 जवाबों से तो आज की तारीख में जो जनता है उनके ये विषय और उनको उस चीज का जवाब मिल जाए। भ्रष्टाचार नहीं हुआ, मैंने ये पूछा। महंगाई क्यों कम हुई, ये मैंने पूछा जी। लेकिन उस पर जवाब दिया जो तो वो तो आंकड़े की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने तो बकायदा साहिल जी, डॉक्टर साहब ने आंकड़ा दिया है, आंकड़ों पे बात की है उन्होंने, डेटा के आधार पर बात कर रहे हैं। आप भी डेटा बताइए ना कुछ। उन्होंने घोटालों पर बात क्यों नहीं की जी? आप बताइए डॉक्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम घोटाले हो रहे हैं जी, आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं जी? ठीक है, डॉक्टर साहब से इसका जवाब लेंगे, डॉक्टर साहब से साहिल जी इसका जवाब लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से आंकड़ों पर बात की, उन्होंने बकायदा आंकड़े बताए कि हमारी सरकार में 5.2, आपकी सरकार में 8 पॉइंट कुछ और बताए थे। तो आप इस तरीके के आंकड़ों की बात करिए ना, आंकड़े पेश करिए। मैं बिल्कुल आंकड़ों पर बात करता हूँ। देखिए आज की तारीख में आंकड़ों पर बात करने के लिए एक बात आपको भी समझनी होगी, हमें भी समझनी होगी। आंकड़ों से ज्यादा हमें जमीनी हकीकत देखना होगा। हमने तो जमीनी हकीकत जो डॉक्टर साहब से क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने तो क्रॉस क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब से, मैंने तो क्रॉस क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब से। बेरोजगारी दर घटी। साहिल जी रुकिए, मैंने डॉक्टर साहब से क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई हमारे शासनकाल में कम है, तो मैंने ये पूछा कि खाद्य सामग्री के दाम इतने क्यों बढ़े हुए हैं। आप डेटा पे बात करिए। अगर नहीं तो आप बताए ना किस तरह की, मैं बोलता हूँ आपसे जी, जमीनी हकीकत पर आपको हमको सबको समझ, जमीनी हकीकत का मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया डॉक्टर साहब से। आप आंकड़ों की बात करिए ना, जैसे कि उन्होंने आंकड़े पेश किए, आंकड़ों पे बात की, आप आंकड़ों पे बात करिए। आप ये कह रहे हैं कि घोटाले हुए, घोटाले कहां कहां कैसे कैसे हुए, ये आप आंकड़े बताइए इसके। एक बात कहने से बात साबित नहीं हो जाती है साहिल साहब, उसके डेटा रखने पड़ते हैं, उसको फैक्ट बताने पड़ते हैं। साहिल साहब हमको फैक्ट बताने पड़ते हैं। आपने घोटाले की बात कही, फैक्ट क्या है, उसके आंकड़े क्या है, ये बताइए ना। मध्य प्रदेश में लेटेस्ट में जो सबसे बड़ा बंटवारा परीक्षा भर्ती घोटाला जी, आपको भी मालूम होगा जी। इसके बाद में महाकाल लोक का जो घोटाले का आरोप लगाया गया जी, जिस तरीके से स्थिति सामने आई जी, हुआ जी, आंगनबाड़ी का घोटाला जी, पोषण घोटाला हुआ जी, व्यापम घोटाला जग जाहिर है हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। व्यापम घोटाले में कितनी जाने जी, पूरे देश ने देखा, मामा के कार्यकाल में हुई भारतीय जनता। जी ठीक है, हमारे पास में वक्त की कमी है साहिल जी। मैं डॉक्टर साहब की अंतिम टिप्पणी चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इन तमाम आरोपों पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी है, बताइए, हमारे पास में बहुत कम समय है। हमने जितने भी घोटाले हुए हैं उस पर सामूहिकता के साथ में निर्णय लिए, कार्रवाई की है और वो कार्यवाही पटल पर मौजूद भी है। जितने भी घोटाले हुए थे उसमें सूक्ष्मता से जांच की गई, जहां जरूरत पड़ी वहां पर रिटायर्ड जज तक ने उन पूरे मामलों की जांच करी है। हमने किसी भी अधिकारी को या किसी भी जांच को या किसी भी घोटाले को ना तो प्रभावित करने का कार्य करा है ना बचाने का कार्य करा है। अब दूसरी तरफ मैं एक प्रश्न करूंगा, राजस्थान में 2019 से लेके 21 के बीच में लगभग 9 घोटाले हुए और जिसमें किसी में भी जांच प्रदर्शित ना की गई। वहीं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के, आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन रेट लगभग 70% के आसपास है। मतलब जहां पर भी किसी भी तरह का अपराध या घोटाला होता है वहां पर सूक्ष्मता के साथ में ठीक है डॉक्टर साहब, कार्रवाई होती है। इसीलिए ठीक डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे 2 सेकंड में जानना चाहूंगा, आप कितनी सीटों का दावा आप कर रहे हैं? 29 की 29 या कुछ कम ज्यादा? जी निश्चित रूप से पिछली बार जब कमलनाथ जी जीते थे उसके बाद नकुलनाथ जी जीते थे, कितना अंतर आ गया अब आप खुद आकलन लगा लीजिए। एक सीट जो बची है वो भी निश्चित रूप से हम जीतेंगे। ठीक है साहिल जी, कितनी सीट है? 2 सेकंड में जवाब। मध्य 29 में से 20 से ज्यादा सीट पर कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा 20 सीटों का दावा आप कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास में समय का अभाव है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया और साहिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में
लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जीत का मंत्र भी दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाली है, उसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से आज ऑनलाइन माध्यम से मीटिंग की, कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव हम बड़े ही दलबल के साथ में लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि बीजेपी इस बार 400 पार का नारा लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। वहीं विधानसभा चुनाव में हार चुकी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम कर रही है, मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के 400 पार का नारा महज एक लक्ष्य है या इसके पीछे कोई सियासी गणित है, क्या है, कुछ है, देखने को मिलेगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।